हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए आज हम कैपेसिटेंस के लास्ट टॉपिक को कर लेंगे। इट मींस कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट एंड चैप्टर कैपेसिटेंस लास्ट पार्ट यूनिट का, और उसका भी आज लास्ट टॉपिक। मतलब हम जो है इसके टॉपिक्स कंसेप्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के आज कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद हम एक दो दिन प्रॉब्लम डिस्कशन करेंगे इसकी, और साथ साथ मैं यहाँ पर एक इसका शॉर्ट रिवीजन भी लूँगा कैपेसिटेंस चैप्टर का। इसके बाद हम टेस्ट भी रखेंगे इस चैप्टर पे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट यहाँ से। तो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक ही है ये, ध्यान से समझिएगा इसको। अफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स, अफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स ऑन various parameters of capacitor। ठीक है, तो 25th हमारा नंबर ऑफ लेक्चर है और हम पहुंच गए हैं लास्ट टॉपिक पे। और देखिए इसमें 25 जो हमने लिखा है ना ये नंबर, तो इसमें 25 के अलावा भी हमें टाइम लगा है, जहाँ हमने टेस्ट भी रखे हैं बीच बीच में। अभी इसमें एक दो दिन और लगेगा, तो टाइम जो है हमारा वो सफिशिएंट और कहें तो ज़्यादा ही लिया है हमने, क्योंकि इसके जो नंबर ऑफ पीरियड्स होते हैं ना इस यूनिट के, वो 25 28 के अराउंड कंप्लीट हो जाता है। तो हमारा ज़्यादा भी टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, नियरली सेम है। तो स्पीड भी हमारी इट मीन्स ठीक ही है स्टूडेंट्स, कोई फास्ट स्पीड नहीं है। बट यही क्या है कि आप टॉपिक्स जो है वो कंटिन्यू करते रहो, साथ साथ पढ़ते रहो सभी टॉपिक्स को। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक ही है हमारा इसमें। डाइलेक्ट्रिक का इफेक्ट स्टूडेंट, डाइलेक्ट्रिक बार बार इस यूनिट में आ रहा है, डाइलेक्ट्रिक चैप्टर में डाइलेक्ट्रिक। तो समझ पा रहे हैं ना डाइलेक्ट्रिक किस लिए यूज करते हैं डाइलेक्ट्रिक का कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में। सिंपली आपको पता है, यूजेस पूछे जाएं तो डाइलेक्ट्रिक का क्या यूज है। एक तो यूज यही होगा कि दोनों प्लेट को सपोर्ट करना। सपोर्ट मतलब कि एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज होता है कैपेसिटर पे, एक पे नेगेटिव होता है, तो वो अट्रैक्ट कर सकते हैं, बट बीच में क्या भरा हुआ है उसके, एक मीडियम, डाइलेक्ट्रिक मीडियम, जो कि उनको अट्रैक्ट नहीं होने देता, वही सपोर्ट करके रखता है। एंड सेकंड, इसका जो मेन इंपॉर्टेंट रोल है, क्या बढ़ाना, कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को बढ़ाना। इन एयर के लिए जो कैपेसिटेंस होती है एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी पढ़ा है हमने। और जबकि मीडियम अगर डाइलेक्ट्रिक मीडियम है तो कैपेसिटेंस होती है के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। तो के टाइम्स कैपेसिटेंस बढ़ जाती है जब हम प्लेट के बीच में क्या रखते हैं, डाइलेक्ट्रिक मीडियम। ठीक है, इसके अलावा भी कुछ पैरामीटर्स जिन पे कि ये अफेक्ट डालता है, तो वो किस तरह से अफेक्ट डालता है और कौन कौन से पैरामीटर्स हैं वो डिस्कशन करना है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनते हैं और बोर्ड में भी एक दो नंबर में क्वेश्चन बन जाता है किसी भी पॉइंट को लेके। तो स्टूडेंट समझिएगा। तो आपको जैसा कि पता है कि जो कैपेसिटर है, कैपेसिटर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ईच प्लेट ए मान लेते हैं। एक प्लेट पे हम पॉजिटिव चार्ज को शो करते हैं, एक प्लेट पे हम नेगेटिव चार्ज को शो करते हैं। यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो E इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट होता है। सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट होता है ये। ठीक है, अगर एयर है तो यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट यूज किया जाएगा, और मीडियम है तो एप्सिलॉन एम यूज किया जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर देखिए मैं यहाँ इस कैपेसिटर पे, और देखिए यहाँ पर भी मैं फर्स्ट पॉइंट डिस्कस करूंगा पैरामीटर्स को पढ़ने के लिए। इसमें भी कंडीशन है, फर्स्ट है हमारा कि यहाँ इफ बैटरी इज डिसकनेक्टेड, बैटरी को हटा दिया गया है कैपेसिटर से, एक बार बैटरी को लगाया गया कैपेसिटर पे जिसकी वजह से कैपेसिटर पे चार्ज स्टोर हो गया, और उसके बाद बैटरी को हटा दिया गया है, तो क्या होगा हटाने से, क्या ये चार्ज कहीं जाएगा? नहीं, क्योंकि यहाँ स्टोर है और हम इसके साथ कोई और कैपेसिटर लगा भी नहीं रहे। तो ध्यान रखिएगा, चार्ज इस कंडीशन में क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। ठीक है, बाकी और पैरामीटर्स पे इफेक्ट पड़ेगा लेकिन चार्ज क्या रहेगा, सेम ही रहेगा।
तो चार्ज सेम रहेगा जब बैटरी क्या हो, डिस्कनेक्ट हो। तो इस पॉइंट को अच्छे से याद रख लेंगे। अब देखिए यहाँ पर बैटरी हटाने के साथ साथ इसमें इंसर्ट कराया है एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को भी। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पॉजिटिव चार्ज दिखा रहे हैं हम, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज दिखा रहे हैं, और यहाँ हम एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब सेम डायमेंशन की स्लैब को इंसर्ट कराते हैं। तो ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब, इसको धीरे धीरे इंसर्ट करा रहे हैं इसमें। इस पॉजिटिव की वजह से यहाँ क्या आएगा, नेगेटिव इंड्यूस्ड होगा, यहाँ क्या आएगा, पॉजिटिव। तो स्टूडेंट्स ये पॉजिटिव नेगेटिव को, ये नेगेटिव पॉजिटिव को क्या कर रहा है, अपनी साइड अट्रैक्ट कर रहा है। तो ये क्या लग रहा है यहाँ पर, फोर्स। अच्छा, एक फोर्स ये प्लेट भी लगा रही है दूसरे पे, ऐसे फोर्स लग रहा है। अगर वो फोर्स और ये फोर्स, ये दोनों अलग अलग होंगे, ये फोर्स और एक ये फोर्स, ये दोनों अलग अलग होंगे, तो क्या डिफरेंस है और कितना होगा वो फोर्स, पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। निकालना पड़े तो फोर्स कैसे निकालोगे, एनसीईआरटी क्वेश्चन भी डिस्कस करूंगा, इस लैंग्वेज में पूछा हुआ है उसको। तो देखिए ये फोर्स कैसे निकालोगे आप। ठीक है, प्लेट पे जो डेंसिटी होती है वो कितनी होती है, सिग्मा, यहाँ प्लस सिग्मा और यहाँ क्या होता है, माइनस सिग्मा। और आपको अच्छे से पता है यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। लेकिन मैं एक प्लेट पे फोर्स देख रहा हूँ, इस प्लेट पे, पॉजिटिव प्लेट पे या नेगेटिव प्लेट पे। अब एक चीज देखो, पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होता है, नेगेटिव से इनवर्ड होता है, नेगेटिव से इनवर्ड होता है। तो दोनों का फील्ड ऐड हो रहा है, एक का अंदर आ रहा है, एक से बाहर निकल रहा है, तो दोनों का फील्ड ऐड होके टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाता है, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। लेकिन मैं यहाँ निकाल रहा हूँ स्टूडेंट्स एक प्लेट का फील्ड, मींस एक प्लेट पे फोर्स। तो इस प्लेट पे कौन फोर्स लगा रहा है, नेगेटिव प्लेट लगा रहा है। ठीक है, या ये पॉजिटिव प्लेट किस प्लेट पे फोर्स लगा रहा है, नेगेटिव वाली को अट्रैक्ट कर रहा है। तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट। लेकिन बीच में क्या जाता है, ये मीडियम जो यहाँ पर इनको सपोर्ट करके रखता है। अच्छा, मान लीजिए फोर्स निकालना पड़े, मीडियम नहीं है, तो फोर्स कैसे निकालेंगे, फोर्स कैसे निकालेंगे फ्रेंड्स, एफ को लिखते हैं हम, फोर्स इज इक्वल्स टू ई इंटू क्यू। क्यू क्या है यहाँ पर, जो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज लिख लेंगे ऑन ईच प्लेट, हर एक प्लेट पे कितना चार्ज है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या लिखेंगे अब यहाँ पर, इलेक्ट्रिक फील्ड को सोचिए, सिग्मा पर एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे, नहीं, एक प्लेट पे फोर्स निकालने की बात हो रही है। तो ये प्लेट, मान लीजिए नेगेटिव प्लेट पॉजिटिव प्लेट पे फोर्स लगा रही है, तो नेगेटिव का फील्ड कितना है, ये थोड़ी ना, ये तो दोनों का मिला के है। तो हम लिखेंगे E/2, ये पॉइंट ध्यान में रखना है, क्या लिखेंगे हम, E/2, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज कितना है, Q है। अब यहाँ एक प्लेट की वजह से याद करो, एक प्लेट की वजह से फील्ड होता था, जैसे आपको पता हो सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, तो वो 2 मैंने यहाँ लगा दिया। ठीक है ना, या आप यहाँ भी ये भी कर सकेंगे कि यहाँ की जो इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे वो एक प्लेट का लिखेंगे, मींस इस प्लेट का, तो कितना आएगा, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और यहाँ पर Q एंड सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है, आपको पता है। यहाँ इसको भी लिख सकते हैं आप सिग्मा के टर्म्स में, तो ये हो जाएगा सिग्मा इंटू ए और 2 एप्सिलॉन नॉट। तो स्टूडेंट्स फोर्स आ गया हमारा कितना, सिग्मा स्क्वायर ए अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये चीज का ध्यान रखना है। ठीक है, आया समझ में। तो ये क्या आ गया, इन दोनों प्लेट के बीच में जो क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। तो इनके अलावा फोर्स आ गया, तो ठीक है, अब कौन कौन से पैरामीटर्स पे क्या क्या इफेक्ट पड़ता है वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, बट उन पैरामीटर्स पे इफेक्ट देखने के लिए क्या देखना है आपने, चार्ज क्या रहेगा यहाँ पर, सेम रहेगा, और एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम को इसमें क्या कराया है, इंट्रोड्यूस कराया है बिटवीन प्लेट ऑफ कैपेसिटर। फोर्स का कंसेप्ट समझ में आ गया है। एक प्लेट दूसरी प्लेट पे फोर्स लगाती है, वो प्लेट अपने ऊपर खुद पे फोर्स नहीं लगाती है, इसका ध्यान रखें। ठीक है, अब देखिए उसके बाद और कौन कौन से पैरामीटर्स आएंगे हमारे। फ्रेंड्स, इसके बाद हम बात करते हैं अभी कि और कौन कौन से पैरामीटर्स हैं कि जिन पे ये डाइलेक्ट्रिक जो है वो अफेक्ट डालता है, कब, जब बैटरी जो है यहाँ डिस्कनेक्ट है। ठीक है, तो देखिए वो पैरामीटर्स, फोर्स का पॉइंट आ गया होगा समझ में, ये फॉर्मूला आपने याद रखना है। फोर्स के लिए क्या आएगा, सिग्मा स्क्वायर या अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। याद भी नहीं रहता है तो आप इजीली इसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए अब इसमें हम वो पैरामीटर्स डिस्कस करते हैं। और तो उन पैरामीटर्स में फर्स्ट में लिखता हूं यहाँ पर चार्ज के लिए। स्टूडेंट्स किसके लिए लिखता हूँ, चार्ज के लिए। सबसे पहले तो चार्ज क्या रहेगा, यहाँ पर लिख दिया पहले भी,
सेम रहेगा, क्योंकि देखिए यहाँ कोई भी और सोर्स कनेक्ट नहीं हुआ है इस कैपेसिटर के साथ, कोई दूसरा अनचार्ज कैपेसिटर ऐसा है ही नहीं, तो जो चार्ज यहाँ स्टोर था वो सेम रहेगा। हाँ, इस चार्ज की वजह से यहाँ चार्ज दूसरा इंड्यूस्ड हुआ है, तो ये इंड्यूस्ड चार्ज इसके मैग्नीट्यूड पे कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, तो चार्ज क्या रहेगा स्टूडेंट्स, सेम ही रहेगा, ठीक है। एंड सेकंड पॉइंट, अगर मैं बात करूं यहाँ कैपेसिटेंस की, कि भाई कैपेसिटेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, कैपेसिटेंस, तो स्टूडेंट्स कैपेसिटेंस आपको पता ही है, कैपेसिटेंस एयर के लिए कितनी होती है, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, जबकि मीडियम के लिए हो जाती है के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, ठीक है। यहाँ पर हम के मान लेते हैं, इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना के मान लेते हैं, ठीक है। तो के टाइम्स बढ़ जाएगी कैपेसिटेंस, तो कैपेसिटेंस इन मीडियम इज के टाइम्स दैट कैपेसिटेंस इन एयर, तो कैपेसिटेंस जो है वो क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है। नेक्स्ट पॉइंट थर्ड ले लेते हैं यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस का, पोटेंशियल डिफरेंस, तो पहले पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर स्टूडेंट्स V था, चार्ज इस पे Q है, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज Q ही है। पोटेंशियल डिफरेंस के लिए क्या लिखेंगे, V इज इक्वल्स टू फॉर्मूला Q अपॉन C। अब क्योंकि चार्ज क्या है, सेम है यहाँ पर, बट कैपेसिटेंस जो है वो क्या हुई है, इंक्रीज हुई है, कैपेसिटेंस इंक्रीज हुई है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा स्टूडेंट्स, डिक्रीज हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज। आए ये समझ में फैक्टर, तो इस तरह से ये तीन फैक्टर हो गए, तीन पैरामीटर्स हो गए हैं। अब इसके अलावा और देखिए कौन कौन से आते हैं, ये नोट करते जाएंगे। स्टूडेंट पोटेंशियल डिफरेंस हो गया है, कैपेसिटेंस हो गया है, चार्ज हो गया है। फोर्थ पॉइंट में बात करूं तो यहाँ आप इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी डिस्कशन कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा जो यहाँ पर है बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, कैसे लिखेंगे, एक रिलेशन पढ़ा है आपने, V इज इक्वल्स टू E इंटू डी, यहाँ से भी यूज कर सकते हैं, तो E इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, V अपॉन में कितना D। अब डिस्टेंस तो वही है प्लेट्स के बीच में, तो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस की बात करूं तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हुआ था, डिक्रीज, पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी डिक्रीज, इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है। आया समझ में ये, तो इससे भी आप बता सकते हैं। इसके अलावा अगर आप बताना चाहें तो E इज इक्वल्स टू कितना होता है, सिग्मा, यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड था एयर की कंडीशन में कितना था, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और मीडियम आ गया तो हम जो इलेक्ट्रिक फील्ड बचेगा यहाँ पर वो कितना आएगा, सिग्मा अपॉन में के एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ देख रहे हैं आप, जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाली हमने, तो यहाँ पर यहाँ था एप्सिलॉन नॉट ओनली, यहाँ के एप्सिलॉन नॉट, तो डिनोमिनेटर ज्यादा हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम हो गई, ऐसे भी बता सकते हैं, ऐसे भी बता सकते हैं। आया पॉइंट समझ में, फोर्थ पॉइंट, तो चार्ज क्या रहेगा, सेम रहेगा, स्लैब इंट्रोड्यूस करा देने से कैपेसिटेंस जो है वो बढ़ेगी, और बैटरी डिस्कनेक्ट है तो पोटेंशियल डिफरेंस घटेगा, पोटेंशियल डिफरेंस घटेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी घटेगा। कितने पॉइंट्स हो गए स्टूडेंट्स, 4 पॉइंट्स हो गए हैं। अच्छा, और एक पॉइंट की डिस्कशन कर लेते हैं एनर्जी का, कि एनर्जी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है, एनर्जी स्टोर्ड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। फिफ्थ पॉइंट, एनर्जी स्टोर्ड। अब यहां पर आप एनर्जी स्टोर्ड का कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, देखिए हमें पता है चार्ज सेम है, तो एनर्जी का चार्ज वाला फॉर्मूला यूज करो। एनर्जी का चार्ज वाला फॉर्मूला तो ये भी होता है Q स्क्वायर अपॉन 2C एंड आल्सो इक्वल्स टू हाफ QV, ठीक है। इन दोनों में से आप किसी से भी बता सकते हैं। चार्ज सेम है, कैपेसिटेंस बड़ी है, Q तो है सेम, और कैपेसिटेंस जो है वो क्या हुई है, इंक्रीज हुई है स्लैब इंट्रोड्यूस कराने से। कैपेसिटेंस बड़ी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा, सॉरी एनर्जी है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, ये क्या है, एनर्जी है, तो इसको मैं इसे लिख रहा हूं एनर्जी। तो कैपेसिटेंस बड़ी है तो एनर्जी घटी है, ये एनर्जी है। आया समझ में, या आप इस रिलेशन से बताएंगे, इस रिलेशन से बताएंगे तो भी सेम आएगा। चार्ज क्या है, सेम है, पोटेंशियल डिफरेंस कम हुआ है तो एनर्जी स्टोर भी कम हो जाएगा।
ठीक है, आगे समझ में। अच्छा कितना अच्छा मुझे यहाँ पर चेंज इन एनर्जी भी निकालनी हो, तो एनर्जी क्योंकि कम हुई है तो बाद वाली कम हुई है, तो चेंज इन एनर्जी भी निकाल सकते हैं आप, चेंज इन एनर्जी। तो इनिशियल ज्यादा थी क्योंकि बाद वाली कम आई है, तो आप क्या करेंगे इसमें से इनिशियल एनर्जी स्टोर में से फाइनल एनर्जी स्टोर को क्या कर देंगे स्टूडेंट्स, माइनस कर देंगे। अब इनिशियल कितनी थी यहाँ देखें तो क्यू स्क्वायर अपॉन में 2c था, माइनस फाइनल क्या लेंगे, क्या अब कैपेसिटेंस सी है, नहीं है, ये कैपेसिटेंस तो एयर के केस में थी, तो अब क्या हो गई है एयर से के टाइम्स हो गई है, चार्ज क्या रहा है सेम रहा है, आ रहा है समझ में, तो यहाँ हो जाएगा 2kc। अब कॉमन क्या आ रहा है यहाँ से आप निकाल सकते हैं क्यू स्क्वायर अपॉन में 2c, तो यहाँ बचेगा 1 एंड माइनस 1 ओवर k, ये आ जाएगा एनर्जी चेंज। तो आए ये पैरामीटर समझ में। कब जब बैटरी क्या है यहाँ डिस्कनेक्ट है तो चार्ज क्या रहेगा स्टूडेंट्स, सेम रहेगा। तो ये सभी पॉइंट्स आप नोट भी करेंगे और एक बार खुद समझेंगे इनको अच्छे से कि किस किस पैरामीटर पे क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा। अब हम इसका सेकंड पॉइंट करने जा रहे हैं जिसमें बैटरी को कनेक्ट रखेंगे, तो देखेंगे कि क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा, नोट कर लेंगे इसको। इसके बाद हम इसके सेकंड पॉइंट को डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स। सेकंड पॉइंट में अब यहां लिख रहा हूं इसमें कि इफ बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड, बैटरी अगर कनेक्ट ही है और फिर आप स्लैब को इंट्रोड्यूस करा रहे हैं तो उन पैरामीटर्स पे क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो क्या था हमारा डायग्राम, ये कैपेसिटर था, ये पॉजिटिव चार्ज प्लेट पे, ये नेगेटिव चार्ज दूसरी प्लेट पे, और यहाँ हम सेम डायमेंशन के ही एक स्लैब को क्या कराते हैं, इंट्रोड्यूस कराते हैं इसके बीच में, इंसर्ट कराते हैं ऐसे, ठीक है। तो ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इसका कितना हो गया स्टूडेंट, के हो गया, और ये है डाइलेक्ट्रिक स्लैब। तो अब बैटरी कनेक्ट है, सोर्स कनेक्ट है, सोर्स का पोटेंशियल डिफरेंस उसको कंटिन्यू मिल रहा है उस चार्ज को, ये कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए, ठीक है। तो यहां पर हमने सोर्स लगाया बैटरी, तो उसने यहाँ पर चार्ज बिल्डअप किया जिसकी वजह से यहाँ क्या सेट हो गया पोटेंशियल डिफरेंस, और कितना होगा बैटरी के बराबर, क्योंकि तब तक चार्ज फ्लो करेगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या चीज सेम रहेगी, रहने वाली है, अब यहां रहेगा पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो बाकी पैरामीटर्स पे क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा वो हमने देखना है। पोटेंशियल डिफरेंस यहां पर सेम रहेगा, ठीक है। तो फर्स्ट हम डिस्कशन करें यहां चार्ज की ही, सबसे पहले चार्ज पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो देखिए चार्ज के लिए जो फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं, Q इज इक्वल्स टू CV, तो पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम है बट कैपेसिटेंस सेम नहीं है, स्लैब इंट्रोड्यूस कराने से तो कैपेसिटेंस बढ़ जाती है, तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम है बट कैपेसिटेंस जो है वो इंक्रीज हुई है, कैपेसिटेंस इंक्रीज हुई है तो चार्ज स्टोरेज भी उस पर बढ़ जाएगा, मतलब अब क्या है कि वो और चार्ज को स्टोर करने लगेगा अपने ऊपर, ठीक है। पहली कंडीशन में हमने सोर्स हटा दिया था तो चार्ज कहीं से मिल ही नहीं सकता था उसको, लेकिन अब सोर्स लगा रखा है तो अब वो क्या करेगा और चार्ज को अपने ऊपर स्टोर कर सकता है, कब, जब उसमें क्या इंसर्ट करा देंगे हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब, तो चार्ज स्टोरेज या चार्ज जो उसके ऊपर है वो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, इंक्रीज। अच्छा ये बी पॉइंट हमने यहाँ डिस्कस कर ही लिया है, कौन सा, कैपेसिटेंस वाला हो जाएगा, तो कैपेसिटेंस तो यहाँ पर बढ़ेगी, तो जो पहले कैपेसिटेंस सी थी अब वो कैपेसिटेंस कितनी हो गई है, केसी हो गई है, अरे भाई के टाइम्स बढ़ रही है ना मीडियम के लिए, तो के टाइम्स बढ़ेगी, कैपेसिटेंस क्या हो गई यहाँ पर इंक्रीज हो गई है, ठीक है। इसके बाद हम थर्ड पॉइंट, अगर सी पॉइंट पे चले तो यहाँ पर हमारा सी पॉइंट वही पोटेंशियल डिफरेंस का हो जाएगा, बी पोटेंशियल डिफरेंस तो यहाँ क्या है स्टूडेंट, सेम है, ठीक है। सी के बाद अगर मैं डी पॉइंट की बात करूं, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करता हूं, इसको थोड़ा समझिए, सोचो इलेक्ट्रिक फील्ड, एक बार सोचो, ट्राई करो
क्या फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल्स टू V बाई डी, क्या रहेगा, इंक्रीज डिक्रीज या सेम, आंसर होगा सेम, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस सेम, डिस्टेंस तो वही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या रहेगा यहाँ पर स्टूडेंट्स, सेम रहेगा। कहोगे कि सर नहीं, इस फॉर्मूले से नहीं, दूसरे फॉर्मूले से बताओ। दूसरा फॉर्मूला क्या था, यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, चलो इस पे चलते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड पहले एयर थी ई नॉट, तो फिर कितना था, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट था, ठीक है। और अब कितना होगा स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिक फील्ड जब ये स्लैब आ गई होगी, तो अब याद करो आप, ये जो हम करते थे कि ये कैपेसिटर है और इसके बीच में ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, फुली है ये, मैं थोड़ा यहाँ गैप रख के बना देता हूँ बस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ कितना बचता था, ई नॉट माइनस ई पी, याद है। ये ई नॉट कितना लिखेंगे, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये क्या लिखेंगे, सिग्मा आई इंड्यूस चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ये क्या होगा मीडियम में जो रिड्यूस होने के बाद बच रहा है, तो वो क्या होगा, सिग्मा अपॉन में के एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि यहाँ एप्सिलॉन एम आएगा मीडियम के लिए, तो के एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ये पहले था इलेक्ट्रिक फील्ड, और अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, हम लिखेंगे सिग्मा अपॉन में के एप्सिलॉन नॉट। तो सर यहाँ तो ये के आ गया है, इसको आप फर्दर सोल्व करो, कैसे, इस सिग्मा की वैल्यू रखो, सिग्मा जो है वो क्या हो जाएगा, चार्ज अपॉन में एरिया, तो ये ए के एप्सिलॉन नॉट, क्यू की वैल्यू रखो, क्या हो जाएगी सीवी, लेकिन ये तो सीवी तब था, देखो यहां रखोगे ना सिग्मा चार्ज अपॉन एरिया, चार्ज में क्यू इज इक्वल्स टू सीवी, सीवी ए एप्सिलॉन, लेकिन अब सी नहीं है, ये तो एयर थी तब था सी, अब कितनी हो गई है, के सी हो गई है, तो ऊपर क्या आएगा के सी वी, और नीचे क्या है ए के एप्सिलॉन, के से के कैंसिल, वही रह जाएगा सीवी ए एप्सिलॉन, सीवी ए एप्सिलॉन। नहीं आया समझ में, एक बार फिर देखो, एक बार फिर से देखो इसको, इस पॉइंट को फिर से देखते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहेगा, इस फॉर्मूले से तो सेम आ रहा है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड पहले कितना था, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ये था भाई, सिग्मा को हमने लिखा चार्ज अपॉन एरिया, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट, क्यू को क्या रखा हमने सीवी ए एप्सिलॉन नॉट, ये फर्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट ही होगा, नहीं रिड्यूस्ड, कितना सिग्मा अपॉन में के एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि एप्सिलॉन एम आएगा मीडियम के लिए। अच्छा यहां पर सिग्मा को क्या रखेंगे, चार्ज अपॉन में एरिया के एप्सिलॉन नॉट, और क्यू को क्या रखेंगे हम सीवी, बट वो सीवी नहीं होगा, के सीवी होगा, मीडियम की कैपेसिटेंस के सीवी, और नीचे ए के एप्सिलॉन नॉट, अब के से के कैंसिल कर देंगे तो सेम इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां से भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा स्टूडेंट्स, सेम रहेगा। तो आप इस फॉर्मूले से भी और इस फॉर्मूले से बता सकते हैं। डी के बाद हम ई पॉइंट किसकी डिस्कशन करें, अगर एनर्जी की। अब एनर्जी स्टोर्ड का क्या फॉर्मूला, यहां पर आप एनर्जी के लिए यूज करो हाफ सीवी स्केयर। ये क्या कंसेप्ट है सर, कि कभी तो क्यू स्केयर अपॉन 2c, क्या बताया, तो आप ये चीज चेक करो कि यहाँ पे जो हम बैटरी लगा रहे हैं तो पोटेंशियल क्या है सेम, तो पोटेंशियल वाले फॉर्मूले को यूज करो। तो मैंने फॉर्मूला यूज कर लिया हाफ सीवी, या आप हाफ क्यूवी से भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो हम देखेंगे कि क्या चीज हमारे को गिवन है, फिर उसके अकॉर्डिंग अपना फॉर्मूला यूज करेंगे। तो चलिए एनर्जी पे बताइए। अब क्योंकि एनर्जी जो लिख रहे हैं वो लिख रहे हैं हाफ सीवी स्क्वायर, पोटेंशियल क्या है सेम है, पोटेंशियल सेम है, बट कैपेसिटेंस क्या हुई है, इंक्रीज हुई है, कैपेसिटेंस इंक्रीज हुई है, तो एनर्जी स्टोर्ड भी क्या होगा, यहाँ पर इंक्रीज होगा, यहाँ पर फाइनल एनर्जी बढ़ेगी, और जबकि इससे पहले वाले में फाइनल एनर्जी कम हो रही थी, ठीक है स्टूडेंट्स। अब बताइए चेंज कितना हुआ, चेंज, तो यहां अगर हम देखें चेंज इन एनर्जी, तो चेंज इन एनर्जी में आप कैसे करेंगे, फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी, क्योंकि यहाँ बड़ी है बाद में। तो चलिए फाइनल एनर्जी को क्या लिखेंगे, हाफ, क्या सीवी स्क्वायर लिखेंगे, नहीं, सी तो पहले कैपेसिटेंस थी, अब मीडियम डालने से तो के हो गया है, तो के सीवी स्क्वायर, ठीक है। अरे आया कि नहीं आया समझ में, ये हाफ सीवी स्क्वायर, तो हाफ सीवी स्क्वायर बाहर आ गया, तो के माइनस 1, ये आ गया एनर्जी चेंज। बोलिए क्लियर है ये दोनों पॉइंट। तो किन किन पैरामीटर्स पे क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा, इंक्रीज होंगे डिक्रीज होंगे, क्या चेंजेस होंगे जब एक कैपेसिटर की प्लेट के बीच में डाइलेक्ट्रिक स्लैब को लेके आए, एंड दो कंडीशन, एक बार बैटरी को कनेक्ट किया है, एक बार बैटरी को डिस्कनेक्ट किया है।
तो ये सभी एक बार अच्छे से समझ लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखो एक चीज समझ लो कि पैनिक नहीं होना है, घबराना नहीं है, ठीक है ना, घबराना नहीं है। जो टॉपिक पढ़ाए जा रहे हैं, तुम मेरे को लग रहा है कि ज्यादा टाइमिंग हो रहा है और छूट जाती है, तो कोई बात नहीं, जब भी टाइम मिले, ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि तुम, अगर मान लो बाई चांस ऐसा हो जाता है कि आप उस टाइमिंग के ऊपर नहीं देख पाए वीडियो, तो जब भी आपको टाइम मिले अच्छे से ध्यान से एक बार दो बार उन वीडियोस को देखो और साथ साथ अपने कंसेप्ट को क्लियर करते चलो। ठीक है स्टूडेंट्स, इससे बेनिफिट ये होगा कि टॉपिक हमारे जो हमारी पढ़ाई चल रही है साथ साथ तैयार होते जाएंगे, जो जरूरी है। ये नहीं कि टॉपिक पढ़े जा रहे हैं पीछे के साफ होते जा रहे हैं, वो तभी होंगे कि आप उनको अगर ठीक से नहीं पढ़ रहे, एक बार लिख के प्रैक्टिस करो। ठीक है, जो भी क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं, कराए जा रहे हैं बोर्ड पे, उनको सेल्फ प्रैक्टिस करो तो हो जाएगा ये। ठीक है, घबराना नहीं है, आराम से काम करो और मजे से काम करो, तो आप डेफिनेट ये सभी टॉपिक्स कवर कर पाओगे। ओके, नोट करो इनको। एक क्वेश्चन कर लेते हैं स्टूडेंट्स, जो हमने ये अभी पैरामीटर्स पढ़े इन्हीं से, ताकि थोड़ा और कंसेप्ट हमारे को क्लियर हो जाए। क्वेश्चन में मैंने पूरी स्टेटमेंट नहीं, डायग्राम बना दिया है, बाकी अब मैं समझा देता हूँ क्वेश्चन क्या है और क्या क्या इसने पूछा है। तो क्वेश्चन में आप जैसे देख रहे हैं कि दो कैपेसिटर लगा रखे हैं, 1 माइक्रोफैराड है, 1 माइक्रोफैराड है, एंड सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट के साथ ये कनेक्ट है। यहाँ एक स्विच लगा रखा है, अभी ये स्विच क्लोज है, अभी ये स्विच क्लोज है। ठीक है, क्या किया, कुछ टाइम के बाद, आफ्टर सम टाइम, स्विच जो है वो ओपन कर दिया, स्विच को ओपन कर दिया, ये ओपन हो गया। कनेक्ट करने के बाद, पहले क्लोज था, उसके बाद ओपन कर दिया। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, समझेंगे ध्यान से। और ओपन करने के बाद दोनों कैपेसिटर में स्लैब को इंट्रोड्यूस करा दिया, डाइलेक्ट्रिक स्लैब, दोनों कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक स्लैब लगा दिया। अब उस डाइलेक्ट्रिक स्लैब का कांस्टेंट के मान लो 3 जो है वो क्या हो गया, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो क्वेश्चन एक बार फिर से, पहले ये क्लोज था, कोई स्लैब नहीं थी, लेकिन इसको ओपन किया, फिर इन दोनों में स्लैब इंट्रोड्यूस करा दी, जिसका कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, 3। तो अब पूछा इसने फर्स्ट पॉइंट कि चार्ज बताइए, चार्ज क्या आएगा, मतलब क्या चेंजेस, क्या डिफरेंस। सेकंड पॉइंट बताइए पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा ऑन ईच कैपेसिटर, चार्ज एंड पोटेंशियल डिफरेंस ऑन ईच कैपेसिटर। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे इसको, फर्स्ट चार्ज निकालना है दोनों कैपेसिटर पे। तो अभी मैं पहली कंडीशन इसकी देखूं कि फर्स्ट इन पे चार्ज कितना था, पहले जब स्विच को क्लोज किया था, स्लैब को इंट्रोड्यूस नहीं कराया था। तो चार्ज के लिए फॉर्मूला हमारा क्या होता है, CV, और जब ये कनेक्ट होगा, सपोज करो और ये नहीं है स्लैब, ठीक है, मतलब कि सिचुएशन ये थी हमारी, यहाँ कैपेसिटर है, फिर ये कैपेसिटर है और ये एक सोर्स है, पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट है, ये जो स्विच है ये S क्लोज है, यहाँ 1 माइक्रोफैराडे और 1 माइक्रोफैराडे कैपेसिटेंस, 6 वोल्ट बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस। तो चार्ज कितना था, अब क्योंकि ये दोनों पैरेलल में है, पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, सेम कैपेसिटेंस, टोटल कैपेसिटेंस हो जाएगी 2 माइक्रोफैराडे, एंड Q इज इक्वल्स टू CV, तो 2 × 6 हो जाएगा 12 माइक्रोकूलम चार्ज। तो इनिशियली दोनों पे कितना था, 12 माइक्रोकूलम चार्ज। अब हमने इसको क्या कर दिया है, ओपन कर दिया है, ओपन कर दिया है। अब ओपन करने से देख रहे हैं आप, एक C1 मानता हूं, ये C2 मानता हूं, तो C1 तो बैटरी से कनेक्ट है, बैटरी या सोर्स से कनेक्ट रहना मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहना, सेम है। तो C1 पे तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम ही रहेगा, और कितना रहेगा वो स्टूडेंट, 6 वोल्ट रहेगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप। यहाँ ये कैपेसिटर जो है वो बैटरी से रिमेन्स कनेक्टेड, बट ये कैपेसिटर बैटरी से डिस्कनेक्ट हो गया है, क्योंकि स्विच को हमने क्या कर दिया है, ओपन, और बैटरी डिस्कनेक्ट होने से चार्ज क्या रहेगा, सेम रहेगा। वो दोनों पॉइंट यूज हो रहे हैं, बैटरी कनेक्ट रहना और बैटरी को डिस्कनेक्ट रहना। ठीक है, तो उस कंसेप्ट को अपना लगाते हैं। तो ये होने के बाद अब कैपेसिटेंस कितनी हो जाएगी, दोनों की, दोनों कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी। तो जो पहले 1 माइक्रोफैराडे 1 माइक्रोफैराडे
अब वो C1 हो जाएगा 3 माइक्रोफैराड, वो C2 भी हो जाएगा हमारा 3 माइक्रोफैराड। तो दोनों की कैपेसिटेंस जो है वो इंक्रीज हो गई है। और यहाँ पर C1 पर पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट ही है, तो C1 पे चार्ज Q1 ले लेता हूँ मैं। Q1 इज इक्वल्स टू C1 V1 और C कितना है 3 माइक्रोफैराड है, और बैटरी क्योंकि कनेक्ट है इसके साथ तो पोटेंशियल डिफरेंस 6 ही रहेगा, मींस 18 माइक्रोकूलम। ठीक है, तो हमें C1 के ऊपर पता चल गया है चार्ज कितना 18 माइक्रोकूलम, पोटेंशियल डिफरेंस कितना 6 वोल्ट। ये दोनों हो गए, चार्ज भी हो गया है, पोटेंशियल डिफरेंस भी हो गया है ऑन C1। और रीजन इसका ये है क्योंकि बैटरी कनेक्ट है तो पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट ही रहेगा। अब हमें निकालना है C2 के ऊपर, तो जिसको मैं लिख लेता हूं Q2 से। कैपेसिटेंस कितनी है यहाँ पर, जो कि चार्ज तो देखो अब बैटरी जो है यहाँ क्या हुआ है, बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया गया है इससे, तो इस पे चार्ज पहले वाला ही रहेगा। तो Q2 को तो आप डायरेक्टली लिख देंगे, पहले वाला चार्ज कितना था तो जो है वो 12 माइक्रोकूलम, कितना था 12 माइक्रोकूलम। बट ये 12 माइक्रोकूलम भी कैसे था स्टूडेंट्स, 12 माइक्रोकूलम भी कैसे था, 12 माइक्रोकूलम टोटल चार्ज था। ठीक है, और वो 12 में से यहाँ पर और यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट था जब स्विच क्लोज था। तो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगा, 6 माइक्रोकूलम और 6 माइक्रोकूलम। लेकिन यहाँ पर चेंज हो गया है, मेरी बात आ रही है समझ में। एक चीज दोनों पॉइंट्स को ध्यान रखो कि बैटरी अगर डिस्कनेक्ट है तो चार्ज सेम रहेगा, बैटरी कनेक्ट है तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा। जो मैंने फर्स्ट कैपेसिटर पे लगाया, इस स्विच को ओपन कर देने से इस कैपेसिटर के साथ बैटरी कनेक्ट रही 6 वोल्ट, तो पोटेंशियल डिफरेंस 6 ही रहा। ठीक है, बट कैपेसिटेंस इसकी 3 होगी क्योंकि स्लैब इंट्रोड्यूस कर रही है, तो नया चार्ज आ गया इस पे 18 माइक्रोकूलम। पहले वाला चार्ज कितना था 6 था, टोटल 12 था, 6 दोनों पे, बट Q2 पे 6 ही रहेगा, तो 6 माइक्रोकूलम, क्योंकि बैटरी को वहां से क्या कर रखा है, डिस्कनेक्ट कर रखा है। ठीक है, चार्ज सेम रहेगा, तो नया पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा V इज इक्वल्स टू या V2 इज इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस ऑन C2 कितना हो जाएगा Q2 C2। अब Q2 कितना हो गया है 6 माइक्रोकूलम, और कैपेसिटेंस कितनी हो गई है इसकी, अब इंट्रोड्यूस कराने से 3 माइक्रोफैराड, स्लैब को इंट्रोड्यूस कराने से माइक्रो कैंसिल, तो ये आ गया यहाँ पर 2 वोल्ट। तो इस पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 2 वोल्ट है, नया पोटेंशियल डिफरेंस, जबकि इस पे 6 वोल्ट है। आया समझ में, तो ये क्वेश्चन खुद भी ट्राई करेंगे। तो यहां तक स्टूडेंट्स देखो ये हमने पढ़ लिया है ये चैप्टर। ठीक है, और इसके जो पैरामीटर्स थे, लास्ट टॉपिक हमने वो पढ़ा कि डाइलेक्ट्रिक को इंट्रोड्यूस करा के किन किन पैरामीटर्स पे क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, यहां तक ये हमारा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब मैं एक बार इसका शॉर्ट रिवीजन ले लेता हूँ कि किस तरह से आपने टॉपिक्स पढ़े थे पूरे कैपेसिटेंस में। तो कैपेसिटेंस पे देखिए क्या क्या हमारे टॉपिक थे और क्या क्या मैथमेटिकल फॉर्मूले थे। कैपेसिटेंस पे तो सबसे पहले फॉर्मूला हमारा आया Q इज इक्वल्स टू CV। C को हम यहाँ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट या क्या बोलते थे कैपेसिटेंस। जैसे जैसे चार्ज बढ़ाएंगे क्या बढ़ेगा, वहां पर पोटेंशियल बिल्डअप होगा। ठीक है, हमने सेकंड स्फेरिकल चार्ज कंडक्टर, उसकी हमने कैपेसिटेंस निकाली, याद हो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। और वहां से पता चला कि वो जो कैपेसिटेंस होगी किसी भी बॉडी के लिए वो डिपेंड करेगी उसके साइज पे डिपेंड करेगी। ठीक है, किस पे डिपेंड करेगी, उसके साइज पे डिपेंड करेगी, क्योंकि यहां से कैपेसिटेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर हमने यहां पर कैपेसिटर को सीखा। कैपेसिटर में क्या होता है कि एक प्लेट पे पॉजिटिव, दूसरी एक और प्लेट यहां लगाई थी हमने, जिसमें प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर भी पढ़ा था, याद आया हो। तो उसकी यहाँ क्या आ गया था नेगेटिव, दूसरे पॉजिटिव की अर्थिंग करा दी थी हमने, तो जिससे इसकी कैपेसिटेंस और बढ़ गई। ठीक है, जो पहले इसकी कैपेसिटी थी सिंगल कंडक्टर की, साथ में एक और अनचार्ज कंडक्टर लगा देने से और उसकी दूसरी साइड पर अर्थिंग करा देने से पहले की कंपेरेटिवली कैपेसिटेंस बढ़ गई। और ओनली एयर है तो इसकी कैपेसिटेंस आई स्टूडेंट C इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। ठीक है, फिर हमने स्टार्ट किया कि कैपेसिटेंस और कैसे कैसे बढ़ सकती है। तो इसमें स्लैब लगाई, डाइलेक्ट्रिक स्लैब, जिसका कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, तो अब कैपेसिटेंस K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D ये भी आया।
कैपेसिटेंस मीडियम की। ठीक है, तो ये डेरिवेशन एनर्जी स्टोर्ड निकाला हमने कि कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर्ड होती है, हाफ CV स्क्वायर या हाफ QV या हाफ Q स्क्वायर और नीचे C, ये भी हो सकती है इसकी एनर्जी स्टोर्ड। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी स्टोर्ड हो जाती है क्योंकि सोर्स को वर्क करना पड़ता है। ठीक है स्टूडेंट, एनर्जी स्टोर्ड। फिर एनर्जी स्टोर्ड से रिलेटेड हमने कॉमन पोटेंशियल को पढ़ा कि जब भी आप एक चार्ज कैपेसिटर को अनचार्ज कैपेसिटर के साथ कनेक्ट करेंगे तो चार्ज कैपेसिटर एक्ट करेगा एज ए सोर्स चार्ज सोर्स, और दूसरे कैपेसिटर को भी क्या करना शुरू कर देगा, चार्ज करना शुरू कर देगा। कब तक चार्ज करेगा, जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। तो वहां पर हमने कॉमन पोटेंशियल को लिखा स्टूडेंट C1V1 C2V2 एंड C1 प्लस C2। एक टर्म यहाँ पर ये भी पढ़ी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की। ठीक है, चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूशन की। तो ये भी टॉपिक हो गया था हमारा। और चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूशन में हमने देखा कि कुछ ना कुछ एनर्जी का क्या होता है, लॉस होता है, एनर्जी लॉस भी फाइंड आउट किया यहाँ। फिर हमने पढ़ा पूरा डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन को समझा कि क्या होता है डाइलेक्ट्रिक कितने टाइप से होते हैं, पोलर होते हैं, नॉन पोलर होते हैं। ठीक है, तो हम जो कैपेसिटर में यूज करते हैं मोस्टली वो कौन सा होता है, नॉन पोलर होता है। क्या फायदा होता है उससे उसकी कैपेसिटेंस बढ़ती है, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोज करता है। कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड पूरी तरह से जीरो होता है, लेकिन डाइलेक्ट्रिक में पूरा जीरो नहीं होता है। किस रेशियो से कम होता है, तो हम रेड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड को लिखते हैं E0/K से लिखा हमने। तो वो टर्म हमने समझी, इसके जितने भी सब पॉइंट्स थे एक बार फिर उनको ठीक से रिवाइज कर लेंगे। यहाँ पर एक टर्म आई हमारी Xi, जिसको हमने कहा इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, और इसका रिलेशन K के साथ K = 1 + Xi। ठीक है स्टूडेंट्स, ये पूरा कंसेप्ट डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन पे। इसके बाद हमने कैपेसिटेंस निकाली। कैपेसिटेंस निकाली हमने दो कंडीशन पे। जब हमने इंट्रोड्यूस कराया एक कंडक्टिंग स्लैब के लिए और एक कौन सी स्लैब के लिए, डाइलेक्ट्रिक स्लैब के लिए। पार्शियली इंट्रोड्यूस कराया, फिर उससे फुली के लिए पढ़ा। और आज अभी हमने पढ़ा इसका लास्ट पार्ट कि जब हम कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंट्रोड्यूस कराते हैं तो किन किन पैरामीटर्स पे क्या क्या इफेक्ट पड़ता है, तो वो वेरियस पैरामीटर्स के बारे में समझा। ठीक है स्टूडेंट्स, वेरियस पैरामीटर के बारे में समझा। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर एक तरह से ब्रीफ समरी इसकी। अच्छा, मैं एक टॉपिक और याद आ रहा है मुझे जो अभी नहीं हुआ है हमारा। अच्छा, इसमें डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का भी याद रखना। क्या रह गया है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ नहीं लिखा मैंने, मैं यहाँ लिख लेता हूँ डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ में हमने पढ़ा ब्रेक डाउन वोल्टेज BV = डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इनटू में D। और ब्रेक डाउन वोल्टेज जिसके ऊपर की एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल जो है वो ब्रेक हो जाए, कैरियर जो है फ्री हो जाए, उसके एक हाई इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको हम डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहते हैं। और एयर के लिए वो याद भी रखना है आपने। ठीक है स्टूडेंट्स, और मैं एक पॉइंट छोटा सा जो मुझे भी याद आ रहा है वो इस तरह से है टॉपिक आपका कि कोरोना ऑफ डिस्चार्ज। कोरोना ऑफ डिस्चार्ज, तो कोरोना, हाँ ये है टॉपिक, कोरोना ही है, इसको एक्शन ऑफ शार्प पॉइंट भी बोलते हैं, बट ये वो कोरोना नहीं है। ठीक है, तो हमारा पॉइंट है एक्शन ऑफ शार्प पॉइंट, या आप इसको ये भी कह सकते हैं डिस्चार्जिंग ऑफ ए पॉइंट एंड, या आप इसको कोरोना ऑफ डिस्चार्ज से भी लिख सकते हैं। कोरोना ऑफ डिस्चार्ज से भी लिख सकते हैं। क्या है देखिए कि एक चार्ज का लीकेज करना थ्रू ए पॉइंट, चार्ज पॉइंट एंड। ठीक है, चार्ज का लीकेज करना थ्रू ए पॉइंट एंड, और वो पॉइंट एंड चार्ज होना चाहिए, चार्ज पॉइंट एंड। और इस फिनोमिना को हम
क्या बोलते हैं, कोरोना या एक्शन ऑफ शार्प पॉइंट। ऐसा क्यों होता है कि पॉइंट जो एंड होता है ना, देखिए द लीकेज ऑफ चार्ज थ्रू ए पॉइंट एंड, और ये जो निकलता है ना चार्ज उन पॉइंट एंड से इन द फॉर्म ऑफ स्प्रे, ये भी लिख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्प्रे की फॉर्म में निकलता है ये। कैसे स्टूडेंट्स, कि ये एक मान लीजिए पॉइंट एंड था जिसपे कि एक हैवी चार्ज था, क्यों है पॉइंट एंड है, देखिए सिग्मा जो होगा इसका कितना होगा, पॉइंट है एक स्फीयर ले लेते हैं, पॉइंट छोटा सा एक स्फीयर, तो सिग्मा होगा Q/4 जो है R स्क्वायर होगा, स्फीयर है उसका एरिया हो जाएगा ये 4 R स्क्वायर। तो चार्ज ज्यादा है इस पे, और सिग्मा जो है वो डेंसिटी जो आ रही है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। अब क्योंकि जो R है जो वो वेरी स्मॉल है पॉइंट एंड के लिए, वेरी स्मॉल फॉर पॉइंट एंड, R इज वेरी स्मॉल, तो सिग्मा जो है वो क्या हो जाएगी, वेरी लार्ज। तो जिसकी वजह से ये अपने ऊपर इतने चार्ज को होल्ड नहीं कर पाएगा, मतलब कि यहाँ पर एक बहुत हाई इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, इसकी जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है उससे भी ज्यादा। तो ये क्या करेगा, जो आसपास की एयर के पार्टिकल्स हैं उनको आयनाइज करना शुरू कर देगा, ठीक है, मीन्स कि उनपे क्या आने लग जाएगा, चार्ज, और वो चार्ज, ठीक है, आसपास की सभी एयर के पार्टिकल्स पे, और फिर ये जो चार्ज हैं एक दूसरे को रिपेल करके आगे फोर्स लगाएंगे, तो यहाँ से चार्ज इस तरह से लीकेज होने लग जाएगा इन द फॉर्म ऑफ स्प्रे, इस फिनोमेना को बोलते हैं एक्शन ऑफ शार्प पॉइंट और कोरोना ऑफ डिस्चार्ज, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर ये भी एक टॉपिक ध्यान में रखेंगे, मैथमेटिकली आप इस तरह से बता सकते हैं, थ्योरी लिख सकते हैं इसकी। अब चलिए इस पे मुझे ना एक क्वेश्चन ध्यान में आ रहा है कि एक सिंपल सा क्वेश्चन आया कि एक चार्ज स्फीयर है, क्या है, एक चार्ज स्फीयर एक स्फीयर, ठीक है, जिसका कि रेडियस r 1 सेंटीमीटर ले लिया, कितना ले लिया, 1 सेंटीमीटर, और क्वेश्चन पूछा कि क्या ये अपने ऊपर 1 कूलाम चार्ज को होल्ड कर सकता है, ठीक है, क्या ये अपने ऊपर 1 कूलाम चार्ज को होल्ड कर सकता है, रख सकता है, स्टोर कर सकता है। चलिए हम इसकी ना देखते हैं कि इसका मैक्सिमम जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा वो यहाँ पर कितना होगा, तो उससे भी थोड़ा ये कंसेप्ट और अच्छे समझ में आ जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूं मैं इसका, तो ये एक छोटा सा स्फीयर है, रेडियस है 1 सेंटीमीटर, इसको अगर हम इसके फील्ड के कंपैरिजन में लें तो इसको एक पॉइंट चार्ज कंसिडर कर सकते हैं, और एक पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड होता है E = Q/4πε0 R स्क्वायर। चलिए वैल्यू रख लेते हैं यहाँ पर, सॉरी क्या हो गया, Q/4πε0 और R स्क्वायर, ये हमने पढ़ाया ना पॉइंट चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो रखिए वैल्यू 1/4πε0 9 × 10⁹ एंड चार्ज 1 कूलम, और देखिए R कितना है 1 सेंटीमीटर, तो 10⁻⁻2 और स्क्वायर है तो उसका स्क्वायर करेंगे, 10⁻⁴ ऊपर गया, 9 × 10⁻⁻, कितना हो जाएगा 13। इलेक्ट्रिक फील्ड वोल्ट पर मीटर में भी लिख सकते हैं। इसके आसपास क्या है, एयर है, तो एयर में इतना फील्ड अप्लाई हो रहा है, एयर के पार्टिकल्स पे इतना फील्ड अप्लाई हो रहा है, तो एयर की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितनी होगी, बट डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ एयर 3 × 10⁻⁶ वोल्ट पर मीटर, और ये फील्ड तो उससे काफी ज्यादा है, तो क्या होगा, एयर के पार्टिकल्स में से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, इस फील्ड की वजह से इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे इलेक्ट्रॉन्स निकल के, तो एयर के पार्टिकल्स पे क्या आएगा, चार्ज आएगा, वो इलेक्ट्रॉन आके इस चार्ज स्फीयर को क्या करेंगे, न्यूट्रल करेंगे, मींस ये अपने ऊपर होल्ड नहीं कर पा रहा है, ये क्या करने लग रहा है, लीकेज करने लग रहा है उस चार्ज को एयर के, ठीक है। तो ऐसे यहाँ ये कि यहाँ पर इसका साइज बहुत छोटा हो गया, और 1 कूलम चार्ज इसको, या कहें तो इस पे जो जितना भी चार्ज है वो बहुत ज्यादा है, तो यहाँ जो इतना फील्ड बना कि उसने एयर के पार्टिकल्स को भी क्या कर दिया, आयनाइज कर दिया, क्योंकि वो फील्ड एयर की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ से या ब्रेकडाउन वोल्टेज से जो है वो ज्यादा हो गया था, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ तक इसको पढ़ो, ये हमारा थ्योरेटिकल कंसेप्ट पूरा हो गया यूनिट का। तो एक यूनिट
25 नहीं कह के, क्योंकि बीच में हमने कुछ टेस्ट भी रखे हैं, ठीक है, 1-2 ब्रेक भी आए हैं, तो ये मान के चलो कि टाइम ज़्यादा ही लगा। लेकिन तो तुम ये मत सोचो कि हमारा काम जो है वो फास्ट हो रहा है, एक तो क्योंकि ये यूनिट मैक्सिमम जो इसके नंबर ऑफ पीरियड्स होते हैं वो नियरली 20-25 ही होते हैं, बट हमने 25 में अभी पूरा भी नहीं किया है। अभी मैं इस पर 1-2 दिन और भी लगाऊंगा, ठीक है। फिर अभी एनसीईआरटी क्वेश्चंस भी रह रहे हैं और करने, तो इस पे अभी टाइम लगेगा। तो बस ये है कि जो भी टॉपिक तुम्हें कराया जा रहा है ना, उसको थोड़ा थोड़ा करके साथ साथ तैयार भी करते चलो, तभी फायदा मिलेगा इस चीज़ का। तो ये हमारी यूनिट कंप्लीट है, ये नोट कर लेंगे आज जो पढ़ाए हैं फ्रेंड्स है, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। थैंक यू।